बाजार बोलता है एफआईज डीआईज से शुरुआत करते हैं डेटा पढ़ने की। तो एफआईज ने कल फिर एक बार सेलिंग करते हुए दिखाई दिए, डीआईज बाय करते हुए दिखाई दिए, लेकिन जो क्वांटम था वो अभी एफआईज का कम नहीं हो रहा है। तो यही एक प्रॉब्लम दे रहा है मार्केट में। 2376 करोड़ रुपए की कल उन्होंने सेलिंग कर डाली, 3336 करोड़ रुपए की बाइंग की है डीआईज ने। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट से किस तरह के क्यूज देखने के लिए मिल रहे हैं। कल अमेरिकन मार्केट और साथ ही आज एशियन मार्केट किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। तो कल अमेरिकन मार्केट में तो एक फ्लैट टू पॉजिटिव ही क्लोजिंग देखने के लिए मिली, करीब 29 पॉइंट की। शंघाई में इस समय फ्लैटिश टू पॉजिटिव ही रुझान देखने के लिए मिल रहा है। सेम हाल हैंसेंग का है। लेकिन जापानीज़ मार्केट में अच्छा जंप देखने के लिए मिल रहा है 2% का। उसके पीछे एक बड़ी वजह भी है, उसकी बात करेंगे। लेकिन कोस्पी में करीब 1% की गिरावट है, इसकी भी बात करेंगे। साथ ही एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में दम दिखा रहे हैं। तो फिनपाइप आज थोड़ा सा टॉप गेनर्स की लिस्ट में कुछ चेंज होते हुए 9.5% ऊपर। टीवीएस श्री चक्रा करीब 7.5% ऊपर। जेन सॉल्यूशन करीब 6.5%। उषा मार्टिन फॉर इंस्टेंस आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम यहाँ पर गेनर्स की लिस्ट में आया ये काउंटर 5.5% ऊपर। और जीएमआर पावर एंड यूटिलिटी इंफ्रा करीब 5% ऊपर है। साथ ही एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से काउंटर हैं जहां पर कि आज के सत्र में वीकनेस देखने के लिए मिल रही है। तो इंटेलेक्ट डिज़ाइन करीब 5.5% नीचे, रैली गेयर्स 4.5%, जैन टेक्नोलॉजीज करीब 3.5%, ब्लू डार्ट करीब 3.5%, एम्बर एंटरप्राइजेस करीब 3%। तो ये कुछ एक काउंटर है जहां पर कि वीकनेस ठीक ठाक देखने के लिए मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक जो ग्लोबल खबरें हैं उनका इम्पैक्ट जानने की कोशिश करते हैं। कल हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमतों में अच्छा उछाल देखने के लिए मिला। कारण था कि जियोपॉलिटिकल रिस्क थोड़ा सा दोबारा बढ़ रहा है और टेंशन बढ़ी रशिया यूक्रेन के बीच में, जिसकी वजह से हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड बढ़ा। साथ ही थोड़ा सा हमास और इजराइल की तरफ से भी टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दी, तो उसका एक असर गोल्ड की कीमतों पर देखने के लिए मिला है। प्रशांत सर, कैसे देख रहे हैं सर इंटरनेशनल मार्केट में जो ये कमोडिटीज़ की प्राइसेस होंगी 2025 के लिए, क्योंकि बहुत सारे ट्रिगर्स चल रहे हैं। ये साल तो 2024 तो गोल्ड के नाम रहा, लेकिन क्या ये 2025 भी रहेगा? Obviously, yes, मुझे लगता है gold will actually be outperforming equity markets because every now and then there are lot of geopolitical tensions. यूक्रेन के बीच में या हमास के बीच में कहीं ना अपने हेडलाइंस बनी रहे, और गोल्ड इज द ओनली हेजिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर सेफ गार्डिंग अवर कैपिटल। तो मुझे लगता है कि अगले साल भी ऑलमोस्ट 15-20% का रिटर्न गोल्ड में आने की चांसेस ज्यादा रहेगा, और इक्विटी विल बी एनीवेयर बिटवीन 12 to 15%। बिल्कुल, तो इक्विटी भी 15 to 20% और गोल्ड में भी पॉजिटिव रिटर्न देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन आज जापानीज़ मार्केट, जैसा कि हम बता भी रहे थे कि निकाई में एक अच्छा करीब 2% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। कल भी जापानीज़ मार्केट में अच्छा बूस्ट तेज़ी देखने के लिए मिली थी। कारण है कि वहाँ पर जो बजट आने वाला है उसमें कुछ माना जा रहा है कि जो 735 बिलियन डॉलर का ये बजट रहेगा और ये रिकॉर्ड स्पेंडिंग रहेगी वहाँ की गवर्नमेंट की साइड से, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो जापानीज़ इकोनॉमी है उसको बूस्टर देने की कोशिश की जा रही है और उसका इम्पैक्ट वहाँ के मार्केट पर भी देखने के लिए मिल रहा है। ये जो नया बजट होगा वहाँ भी फाइनेंशियल ईयर ही चलता है, अप्रैल से ही शुरू होता है, तो अप्रैल से ही ये नया बजट लागू होगा। प्रशांत सर, जापानीज़ मार्केट से जुड़े हुए जो बूस्टर डोज मिल रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमने कल कुछ हद तक सेंटिमेंटल मैं कह सकता हूं कि ऑटो काउंटर्स पर आते हुए देखा, बिकॉज मारुति वहां की कंपनी है और हिताची जैसी कंपनियां, हिताची ऑटो में नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत सारी जो ऑटो सेक्टर का एक बूस्टर है वो जापान से मिल रहा है। कैसा लगता है सर, अगर जापानीज़ इकोनॉमी अच्छा करेगी कुछ उसका इम्पैक्ट या फ़ायदा इंडियन इकोनॉमी को कैसे मिल सकता है? ऑब्वियसली यस, पॉजिटिव इम्पैक्ट ही रहेगा। जिस तरह की आपने बताया कि बजट के ऊपर वो बहुत रैली कर रहा है अभी, एंड वी आर आल्सो गोइंग टुवर्ड्स बजट इन नेक्स्ट 1 मंथ। मुझे लगता है कि ऑटो एज ए सेक्टर बॉटम आउट हो चुका है, जितना नेगेटिविटी है वो डिस्काउंट हो चुका है। लास्ट 3-4 दिन में वी वर लकी टू कैच टाटा मोटर्स एट 227 728 के आसपास। मुझे लगता है कि वहां पे ब्रेकआउट उसको भी आ चुका है। तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर में मुझे लगता है कि डाउन साइड बहुत लिमिटेड है। जो नवंबर और दिसंबर में जो डिस्काउंटेड सेल का जो प्रेशर है Q3 अर्निंग्स के ऊपर, मुझे लगता है वो टोटली ओवरऑल सब कंपनियों में डिस्काउंट हो चुका है। मुझे लगता है यहाँ से एक रैली आनी चाहिए और 15-20% फ्रॉम दिस लेवल। ठीक है, तो यहाँ से एक अच्छी रैली आनी चाहिए 15 to 20% की। सर, चाइना में भी कुछ एक अच्छी खबरें चाइना से भी आ रही हैं कि कल हमने बताया था कि उनका जो स्टिमुलस साइज़ है वो 1 ट्रिलियन युआन से बढ़कर 3 ट्रिलियन युआन तक रह सकता है। और कल वर्ल्ड बैंक ने भी उनकी जो जीडीपी एस्टीमेट से, जो वर्ल्ड बैंक ने पहले बोला था कि 4.1% की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी,
2025 में, उसको बढ़ाकर 4.5% कर दिया है, जहां पर कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ये माना जा रहा है कि वो टैरिफ लाएंगे चाइना के खिलाफ और चाइनीज़ इकोनॉमी को डिसरप्ट करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में वर्ल्ड बैंक कुछ अलग बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ उल्टा पुराने एस्टीमेट से बढ़ जाएगी। सर कैसे देख रहे हैं, अगर जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ा रही है वर्ल्ड बैंक, तो कुछ सोच तो जरूर होगी, और उसका क्या इम्पैक्ट होगा मेटल काउंटर्स पर? ओवरऑल पॉजिटिव ही होगा एंड इट इज बेनिफिटिंग इंडिया एट अ लार्ज सेंस। तो मुझे लगता है कि यूएस में अगर जो भी डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ का हाइक जो अनाउंसमेंट करने वाले हैं वो इनडायरेक्टली उनको ही इफेक्ट करेगा फॉर राइजिंग इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ कंसर्न के लिए। तो वर्ल्ड बैंक ने मुझे जो रिपोर्ट दिखाया तो मुझे लगता है कि दे आर इंक्रीजिंग लॉट ऑफ एशियन मार्केट्स के जीडीपी ग्रोथ अपसाइड की तरफ से। तो दैट इज द वन रीजन व्हाई मार्केट्स आर अप बाय यस्टरडे एंड एज वेल एज टुडे इन इंडियन मार्केट्स। जो 150 180 पॉइंट का जो निफ्टी आज रैली आया हुआ है, सो थोड़ा सा सेंस ऑफ नो पॉजिटिविटी वहां से लिया हुआ है। एंड आई थिंक वर्ल्ड बैंक का जो अपडेटेड रिपोर्ट है इट इज गिविंग वेरी क्लियर सेंस कि एशियन मार्केट्स विल बी द इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर नेक्स्ट वर्ल्ड ग्रोथ। तो मुझे लगता है कि दैट इज द ओनली पॉजिटिव थिंग्स व्हाट इंडियन मार्केट्स आर टेकिंग। बिल्कुल। इसी बीच एक आईपीओ की भी बात करते हैं, ममता मशीनरी। ये काउंटर 147% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है, और इसका जो इशू प्राइस था वो करीब 243 रुपये था, और अभी 600 रुपये पर ये लिस्ट हुआ है। सर क्या करें, जिन लोगों को अगर प्रॉफिट मिल रहा है वो बुक कर लें, अभी और कुछ गेन बचे हैं इस काउंटर पर? आई थिंक जिस तरीके से ये 150 की परसेंट के ऊपर लिस्टिंग हुआ है तो प्रॉफिट बुकिंग करना ही चाहिए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, बिकॉज हमने बहुत बार देखा है जो 150% रिटर्न होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है लेस देन 1 मंथ के आसपास। मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाज वेरी मच रीजनेबल एट द टाइम ऑफ आईपीओ, बट अभी ये भाव पे अगर देखते हो तो मुझे लगता है थोड़ा सा वैल्यूएशन स्ट्रेच हो जाता है या उसको मार्केट के डायनामिक के आसपास आ जाता है। तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग शुड बी द एडवाइस टू बुक प्रॉफिट्स एट लिस्टिंग डे और देन लुक एट नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स के आसपास। ठीक है सर। दूसरा काउंटर कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम, जो कि 18% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। इसका जो इशू प्राइस था 701 रुपये था, और 826 रुपये पर ये काउंटर लिस्ट हुआ है। सर इसमें क्या करें? आई थिंक लॉन्ग टर्म उसको होल्ड करना चाहिए। जिस तरीके से वाटर ट्रीटमेंट बिजनेस इंडिया में चल रहा है, और हमने देखा है एनवेरो इंफ्रा जो भी वो भी सेम बिजनेस मॉडल में था, उसने पोस्ट लिस्टिंग अच्छा परफॉर्मेंस किया। मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टर्स जिसको लगे हुए हैं दे शुड लुक एट एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉट एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इसी बीच भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड लो पर आ गया है, और 85.44 का स्तर इसने डॉलर के मुकाबले टच कर लिया है। हम लगातार काफ़ी समय से बोल रहे हैं कि अगले 6 महीने जो होंगे वो दुनिया भर की करेंसीज़ के लिए कमज़ोर रहेंगे। इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट आई हैं, उनके बेसिस पर ही हमने ये बात बोली थी, और रुपया टूटता ही जा रहा है। जो जेपी मॉर्गन का भी हमने पीछे बताया था कि उन्होंने 5% तक के जो करेंसीज़ हैं उनके डेप्रिसिएशन की उम्मीद लगाई है जून तक दुनिया भर की इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की। तो इंडियन रुपी भी उसी तर्ज पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सर कैसे देख रहे हैं, अगर रुपया कमज़ोर होगा तो कोई सेक्टर है जिसको पॉजिटिवली इम्पैक्ट के तौर पर देखना चाहिए, इम्पैक्टेड के तौर पर, और साथ ही नेगेटिवली किसी ऐसा सेक्टर जहाँ से दूर रहना चाहिए या परेशान होगा? आई थिंक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस से ज्यादा इफेक्ट करेगा इस चीज के लिए, और आईटी शुड बी हाईली फोकस्ड राइट नाउ। बट टाइमिंग जिस तरीके से जो डिप्रिशिएट हो रहा है रुपी, द वे हाउ ट्रम्प इज गिविंग लॉट ऑफ डायलॉग्स इन टर्म्स ऑफ नो मेकिंग डॉलर मोर स्ट्रॉन्गर फॉर हिज इकोनॉमी, मुझे लगता है कि जनवरी तक वेट करना चाहिए। ओवरऑल टारगेट मुझे लगता है कि 87 के आसपास भी जाने की कोशिश करेगा फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। सो ओवरऑल कंसर्न है ही है इंडियन मार्केट्स के लिए, बिकॉज वी आर हाईली इंपोर्टिंग लॉट ऑफ नो बिगर इकोनॉमिक और कमोडिटी इन इंडियन मार्केट्स। तो ओवरऑल नेगेटिव है फॉर इंडिया, बट आई थिंक एक्सपोर्ट मार्केट्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। बिल्कुल सर। आज आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की कोशिश की है, हालांकि 1% ही ऊपर है, लेकिन अब तो एचडीएफसी बैंक तो केवल 0.5% ही ऊपर रह गया, लेकिन बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेंथ मिल रही है आज, 370 पॉइंट। सर कैसे देख रहे हैं इनके Q3 रिजल्ट्स? आई थिंक बैंक्स में प्राइवेट बैंक्स विल गिव बेटर रिजल्ट्स। जिस तरीके से Q1 Q2 के हमने अर्निंग्स देखे हुए हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक, ये तीनों के नंबर्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। जिस तरीके से उनके मंथ ऑन मंथ उसके अगर अपडेट्स देखोगे क्रेडिट ग्रोथ के ऊपर, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल पॉजिटिव रिपोर्ट आएगा बैंकिंग सेक्टर में। तो ओवरऑल फोकस फर्स्ट रहना चाहिए एचडीएफसी बैंक पे। मुझे लगता है कि जनवरी के मंथ में कहीं ना कहीं एचडीबी फाइनेंशियल जो उनके सब्सिडरी है उसका भी आईपीओ का शायद न्यूज आ रहा है मार्केट से। जी। साथ ही देश के लिए एक बड़ी खराब खबर या क्षति भी कह सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ।
मई 2004 से मई 2024 तक 14 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे और भारत की इकोनॉमी को ग्लोबल बनाने का श्रेय उनको मिलता है, क्योंकि उन्होंने जो भारत की इकोनॉमी को फ्री इकोनॉमी के तौर पर या लिबरलाइज किया, प्राइवेटाइजेशन किया कुछ सेक्टर्स का। जिस समय 1991 में वो वित्त मंत्री थे और देश को ज़रूरत थी काफ़ी ज़्यादा पैसे की, हमारे पास इंपोर्ट बिल के भी ठीक से पैसे नहीं थे, तो उस समय उन्होंने ये बड़ा रिफॉर्म किया था और उसका फ़ायदा हम आज तक उठा रहे हैं। प्रशांत सर, आप कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? किस तरह से आपने जब भी हम किसी का नाम लेते हैं तो उनके दिमाग, जो हमारे दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें होती हैं या कुछ होती हैं, वो चीज़ें साथ में उनकी पर्सनैलिटी के साथ आती हैं। मनमोहन सिंह जी को सोचकर क्या लगता है? आई थिंक जब भी हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें, रिफॉर्म्स की बात करें, जो फर्स्ट मैन हु इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्मिंग एक्शंस इन द इकोनॉमिक सिनेरियो, जिस तरीके से आपने बताया कि बैड मार्केट्स टाइम पे, बैड इकोनॉमिक टाइम्स पे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए हैं। मुझे लगता है बीइंग एन इकोनॉमिस्ट he was a perfect guy for Indian political scenario में, but right time पे right decision लेना, even though he was part of Congress, but he was looking as India as a long term story। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उन्होंने किया है, उसके फ्रूट्स आई थिंक लॉन्ग टर्म अगले अगले 50 साल तक भी मुझे लगता है कि वो फ्रूट्स आते रहेंगे इंडियन मार्केट्स के लिए। जी, इस बीच कुछ एक दर्शकों के सवाल भी मिल रहे हैं सर। अभिषेक राज जी का सवाल है लखनऊ से, वो पूछ रहे हैं कि सर मेदांता और फोर्टिस इन काउंटर्स पर 3 साल के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, वो कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। कोई आपको लगता है कि डीप डिप एक्सपेक्टेड है करंट लेवल से? आई थिंक मेदानी शुड बी हाईली फोकस्ड, जिस तरीके से वो स्पेशलिटी स्टील में है और उनका जो बिजनेस मॉडल है टुवर्ड्स दिस स्पेस में, जहाँ पे भी हाई स्टील यूज होता है, मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड मार्जिन भी अच्छे इंप्रूव है। मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से भी 25-30% रिटर्न साल भर के आसपास का अगर किसी का व्यू है तो लेना चाहिए, और उनका व्यू हमेशा मुझे लगता है कि 3 साल के ऊपर का है, तो मुझे लगता है कि इट्स ए गुड स्टॉक बाय ऑन डिप्स ऑन एनी बैड मार्केट्स। मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहेगा अगले 2-3 साल के लिए। ठीक है सर, एक लेकिन मार्केट में प्रॉब्लम चल रही है इस समय कि अगर इंडेक्स मूव भी करता है तो स्टॉक तो मूव करते नहीं हैं। लोगों की जो स्क्रीन है वो बिल्कुल शांत रहती है, 0.5% से ज़्यादा कोई मूवमेंट दिख नहीं रहा है। ये हम यही मान सकते हैं कि ये जो ईयर एंड है, लोग छुट्टियों पर गए हुए हैं इसलिए वॉल्यूम थोड़ा कम है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये पिछले 1-1.5 महीने से चल रही है। सर ये प्रॉब्लम कब तक चलेगी? क्या कुछ इसके रीज़न हो सकते हैं? देखो लास्ट 2 महीने से ये प्रॉब्लम चल रही है बिकॉज ऑफ एफआईआई सेलिंग, और थोड़े रिटेल डरे हुए हैं कि मतलब जिस तरीके से ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, ट्रम्प साहब का जो ऑलरेडी इतने डायलॉग्स चल रहे हैं, मुझे लगता है कि मार्केट्स में रिटेल इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं। पैसा बहुत है, लिक्विडिटी बहुत अच्छा है। आप देखो आईपीओ में जो 500 करोड़ मांगने के लिए आ रहा है उसको 60,000 करोड़ का मुझे बुकिंग अमाउंट मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि पैसा बहुत है, लिक्विडिटी हाई है, बट रिटेल इन्वेस्टर्स आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। जब तक ये जनवरी एंड होता नहीं है, बजट आता नहीं है, मुझे लगता है कि मार्केट ऐसे ही रहेगा, डायरेक्शन लेस रहेगा, बट ओवरऑल अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। न्यूज बेस्ड जहाँ पे बिजनेस अपडेट्स कॉर्पोरेट्स के आते रहेंगे, उसके ऊपर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनते रहेगा। पर टाइम बीइंग अगले 1 महीने के लिए मार्केट्स विल हैव अ डायरेक्शन लेस ट्रेंड। ठीक है, एक हमारे दर्शक है सर विजय कोहली साहब, ये बोल रहे हैं कि रेगुलर मनी 9 देखता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास जैमश्री रियलिटी लिमिटेड के 44 शेयर हैं, 290 पर ख़रीदे हैं और 100 शेयर ऐड करना चाहता हूं लॉन्ग टर्म के लिए। प्लीज़ गिव मी सजेशन सर। सर आप इस काउंटर को ट्रैक करते हैं क्या? मैंने कभी नाम सुना नहीं है, उसलिए मैं चेक कर रहा था। बीएससी में कोड कुछ है इसका? मैं एक सेकंड सर, मैं भी इसको देख लेता हूँ। जयश्री टी देखा है मैंने। सर जयश्री टी, तो मुझे भी यही लगा था कि जयश्री टी, लेकिन ये जैमश्री रियलिटी के नाम से आता है। मैं इसका बीएससी कोड बता रहा हूँ, 502901। 502901। यस आई थिंक इट्स मतलब वेरी लेस देन 100 करोड़ मार्केट कैप कंपनी, तो मैं ऐसे स्टॉक्स को ट्रैक करता नहीं हूँ। बट अगर इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल देखते हैं, आई थिंक इट्स स्टिल इन अ वेरी नेगेटिव ट्रेंड। मुझे लगता है स्टॉक फिर से ये 100 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। अगर उन्होंने इतना रिस्क लिया हुआ है तो आई डोंट रेकमेंड टू अक्यूमुलेट दिस स्टॉक एट दिस लेवल आल्सो। 100 के नीचे आने के बाद थोड़ा सा आप एवरेज आउट कर सकते हो, बट टाइम भी फंडामेंटल भी नेगेटिव है और टेक्निकल भी नेगेटिव है। ठीक है, एक काउंटर सर जुबिलेंट फूड्स, इसमें एक बड़ी खबर आई है कि कोको कोला के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है। कोको कोला के बेवरेजेस बिजनेस के मार्केटिंग अधिकार खरीद रहे हैं और साथ ही डील जो है वो 10,000 करोड़ रुपए की मानी जा रही है। सर कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को जुबिलेंट फूड के शेयर धारकों के लिए या शेयर के लिए, और साथ ही इसका कोई दूसरा इम्पैक्ट भी पड़ने वाला है क्या?
आई थिंक इट्स ए बिग इम्पैक्ट, बिग बिजनेस डेवलपमेंट फॉर जुबिलेंट फूड्स। मुझे लगता है कि प्राइस में ऑलरेडी एक बार ये डिस्काउंट हो चुका है, बट टेक्निकली भी मुझे लग रहा है कि स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट दिया था रिसेंटली। 720 715 का ऊपर जो क्लोजिंग मिल रहा है अभी, तो आई थिंक इट्स ए बिग ब्रेकआउट। यहाँ से स्टॉक मुझे लगता है कि और 20-25% मोमेंटम आ सकता है साल भर के व्यू के हिसाब से। पर जिस तरीके से उन्होंने 10,000 करोड़ का व्यू दिया हुआ है, मुझे लगता है कि दोनों कोका कोला के लिए हो या जुबिलेंट फूड के लिए, इट्स ए बिग मूवमेंट इन इंडिया। ओवरऑल फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बट यस, बाय मोर ऑन डिप्स। राइट लेवल टू बाय वुड बी एनीवेयर बिटवीन 780 एंड 750 लेवल्स, 680 एंड 650 लेवल्स। जी सर, इसका कोई इनडायरेक्ट इम्पैक्ट वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस पर भी पड़ेगा क्या? ऑब्वियसली यस, थोड़ा सा पढ़ना ही चाहिए, और वो स्टॉक में ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। टेक्निकली मुझे लगता है कि फिर से 600 के आसपास जाना चाहिए, बट दे शुड अंडरस्टैंड इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट। ओनली वन असाइनमेंट विथ वन कंपनी इज वेरी डिफिकल्ट। अगर इंडिया में एक्सपैंड करना है तो 2-3 पार्टनर्स को उनको मेंटेन करना चाहिए कोको कोला के लिए। जिस तरीके से आप जो केएफसी का आप बिजनेस मॉडल देखो, 2 अलग अलग कंपनीज के साथ उनका टाइप है। आई थिंक कोको कोला इज एक्सप्लोरिंग दिस फॉर अग्रेसिव मोमेंटम इन इंडिया। जी, आज निफ्टी को बढ़ाने वालों में आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, बजाज ऑटो, आईटीसी कुछ ये काउंटर हैं जो लीड कर रहे हैं। सर रिलायंस, इस पर मैं बात करूंगा क्योंकि रिलायंस पर हमने देखा कि मूवमेंट नहीं आ रहा। बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आई, सब लोग पॉजिटिव हैं, लेकिन लोग इसको अपने पोर्टफोलियो में लेकर काफ़ी परेशान हैं कि ये चलता क्यों नहीं है फाइनली। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है सर इसके साथ? सर मेरा एक व्यू बहुत जनरल है। आज की तारीख में इतने सारे स्टॉक्स आ चुके हैं, इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स लिस्टिंग हो चुके हैं, तो ये जो 2 डेकेड ओल्ड कंपनी पे कोई ज्यादा फोकस करना नहीं चाहता। जिस तरीके से नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं, आपने कल रिपोर्ट पढ़ा होगा एनएससी का, ऑलमोस्ट 35 लाख न्यू अकाउंट्स खुले हैं इंडियन मार्केट्स में, एंड दे विल बी नॉट फोकसिंग ऑन रिलायंस इंडस्ट्री, टीसीएस एंड ऑल। दे विल बी फोकसिंग ऑन न्यू एज इंडस्ट्रीज, न्यू एज कंपनीज लाइक जोमैटो, स्विगी, और आज की जो रिसेंटली लिस्टिंग हुई उसके ऊपर मुझे लगता है फोकस ज्यादा वहां पे आ रहा है। रिलायंस एज अ पोर्टफोलियो, यस, पुराने इन्वेस्टर्स लेके बैठे हुए हैं, बट मोमेंटम नहीं आ रहा है। इट्स इंडेक्स स्टॉक, इंडेक्स में जितना वेटेज है आई थिंक पोर्टफोलियो में उतना वेटेज लेके बैठ चुका है, परफॉर्मेंस करने है। इट इज टू बिग टू मूव राइट नाउ। मुझे लगता है कि ये 2-3 साल में एक बार अच्छे से मोमेंटम आता है, व्हेन इट इज गिविंग लॉट ऑफ बोनसेस, या कोई स्प्लिट करने के टाइम पे, या कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट होते हैं, कोई ना कोई उसके आईपीओ आते रहते हैं। जैसे जियो फाइनेंशियल का एक डीमर्जर था, आगे जाके जो जियो रिटेल का अगर डीमर्जर था, वो टाइम पे ही ये स्टॉक परफॉर्म करता है। बट टाइम बीइंग, investors are not interested to have these traditional old companies into their portfolios. They want to have Zomatos, they want to have Swiggy's in their portfolios. जी सर, ऑटो सेल्स के डेटा भी आने वाले हैं 1 तारीख को, तो क्या उम्मीदें हैं? कहाँ पर बैट लगानी चाहिए, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, या कहाँ पर? देखो, मेरे हिसाब से ऑटो इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें डिस्काउंट हो चुकी हैं। जिस तरीके से नवंबर में डेटा भी बहुत फ्लैट ही था, ऑलमोस्ट 4% के आसपास इंडस्ट्री ग्रोथ किया है। मुझे लगता है वॉल्यूम्स तो आ जाएगा, बिकॉज ऑफ ईयर एंड सेल्स वॉल्यूम्स आ जाएंगे, बट जिस तरह के डिस्काउंट दे रहे हैं, मुझे लगता है कि Q3 अर्निंग्स पे वो ज्यादा इफेक्ट करेगा। एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइस, मुझे लगता है कि वो जो इफेक्ट आने वाला है Q3 में, वो फुल्ली डिस्काउंटेड है। आप देखो, ऑलमोस्ट एवरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज डाउन बाय 15 to 20-30%। मुझे लगता है कि वो दैट नेगेटिविटी इज फुल्ली डिस्काउंटेड, और वही रीजन से मुझे लगता है कि आगे जाके जो Q3 अर्निंग्स के बाद जो बजट में हो, प्लस आरबीआई का मीटिंग के बाद इंटरेस्ट रेट कट का जो बात चल रही है, मुझे लगता है कि राइट टाइम है ऑटो इंडस्ट्री को पिक करने के लिए। बिल्कुल, एमके की एक रिपोर्ट आई है ऑटो एंसिलरीज के लिए। उनका मानना है कि जो दिसंबर सेल रहेंगी 2 व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल में, वो करीब 16% तो 2 व्हीलर्स में और 1% पैसेंजर व्हीकल्स में डाउन रहने की उम्मीद है। वहीं हमने सितंबर टू नवंबर में देखा था कि जो ग्रोथ थी वो 16% 2 व्हीलर स्पेस में थी और 4% की ग्रोथ पैसेंजर व्हीकल के स्पेस में थी। उनको लगता है कि टीवीएस मोटर और रॉयल इनफील्ड टू डू वेल जो 2 व्हीलर स्पेस में, और हीरो मोटोकॉर्प के जो डेटा आएंगे दिसंबर सेल्स के, वो थोड़े वीकर साइड पर देखने के लिए मिल सकते हैं। और जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, लाइकली टू पोस्ट बेटर एनुअल ग्रोथ विद इन द पीवी स्पेस ड्यू टू न्यू लॉन्चेस। सर, हीरो मोटोकॉर्प, इसको क्या हो गया? इसकी सेल्स ग्रो नहीं कर पा रही हैं, बाइक को रेस्पॉन्स ठीक नहीं मिल रहा, या सर इतने सारे प्लेयर आ गए कि लोग शिफ्ट कर रहे हैं, उनका प्रेफरेंस हीरो मोटो से शिफ्ट हो गया? सो प्रेफरेंस मुझे लगता है कि जो सेल्स हो रहा है वो ईवी में ज्यादा फोकस हो रहा है। जिस तरीके से ईवी में आप सेल्स देखोगे, बजाज ऑटो में भी आप देखो, चेतक का मोमेंटम सेल्स ईवी सेल्स अच्छे हुए हैं, बट ओवरऑल उनका सेल्स खराब रहा हुआ है। तो मुझे लगता है कि प्रेफरेंस बहुत हो चुका है। हीरो होंडा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओला, एथर,
लॉट ऑफ नो ईवी व्हीकल्स आर कम आउट इन द मार्केट, और लोगों को वो जो लोकल ट्रैवल के लिए जो टू व्हीलर यूज करते हैं उनको लगता है कि ईवी इज ए बेटर ऑप्शन रादर देन कंसिडरिंग द हाई पेट्रोल प्राइसेस, और पेट्रोल पे इतना इन्वेस्ट करने के लिए और प्लस मेंटेनेंस के लिए। मुझे लगता है दैट इज गिविंग लॉट ऑफ प्रेशर टू बजाज ऑटो एज वेल एज मिस्टर हीरो होंडा। तो मुझे लगता है कि टेक्निकली अभी भी नेगेटिव ट्रेंड है टू व्हीलर्स में, बाकी फोर व्हीलर्स में ज्यादा ट्रैक्शन आ रहा है बिकॉज ऑफ हाई डिस्काउंट्स। लोगों को लगता है कि घर पे एक गाड़ी होनी चाहिए, वो भी फोर व्हीलर, तो मुझे लगता है कि वहां पे सेल्स अच्छा आना चाहिए। लेकिन आज सारे ही टू व्हीलर स्पेस तो ठीक ठाक चल रहे हैं। बजाज ऑटो करीब 2.5% ऊपर है, टीवीएस मोटर में भी अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है, आयशर मोटर और हीरो मोटोकॉर्प आयशर मोटर में भी करीब 2.5% का जंप देखने के लिए मिल रहा है। सर अगर मुझे इन विद इन द टू व्हीलर स्पेस में कुछ चुनना हो तो कौन सा काउंटर चुनना चाहिए? आई थिंक आइशर शुड बी ए बेटर स्टॉक। मुझे लगता है कि उसमें क्या मिक्स ऑफ बोथ, फोर व्हीलर्स भी थोड़ा से जो सीवी सेगमेंट में वो भी आ जाता है, प्लस उसके टू व्हीलर के भी मोमेंटम आ जाता है। तो आई थिंक आइशर शुड बी ए बेटर स्टॉक टू बाय इन दिस सेगमेंट। बिल्कुल। एक रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनले की ऑन इंडिया, वो बोल रहे हैं कि Q3 FY25 अर्निंग सीजन में हैव ए पॉजिटिव सरप्राइज ड्यू टू मेजर अर्निंग एस्टीमेट रिडक्शन। तो ये एक अच्छी बात है कि लोगों ने एक्सपेक्टेशन पहले ही कम कर दी है, तो मॉर्गन स्टैनले बोल रहे हैं इसीलिए पॉजिटिव सरप्राइज इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिलेंगे, इंडियन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी में देखने के लिए मिलेंगे। सर कितना इत्फाक रखते हैं आप इस बात से? और दूसरा कि अगर Q3 अर्निंग्स को लेकर लोगों को अगर कुछ पोजीशन बनानी है फॉर 1 मंथ तो वो कहाँ पर बनानी चाहिए? सो आई थिंक रिपोर्ट इज वेरी गुड एक्चुअली। उसमें भी देखा जाएगा तो H1 में हम लोग एक इलेक्शन फेज में थे जहां पे स्पेंडिंग हो या कंजम्पशन हो पूरा लो पे आसपास चल रहा था। तो H2 विल बी बेटर, और H2 का पहला रिजल्ट Q3 से ही आता है, तो मुझे लगता है कि देयर अजम्पशंस आर गोइंग टू बी राइट। उनके एक्सपेक्टेशंस मार्केट्स के हो या कंपनीज को बहुत बेस हो चुका है। Q1 Q2 के अर्निंग्स खराब थे, एटलीस्ट स्टेबल या थोड़ा बेटर अगर एबिटा मार्जिन से टॉप लाइन बताता है तो इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत पॉजिटिव हो जाता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अगले 3 महीने से लेकर 6 महीने तक ओवरऑल मार्केट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आना चाहिए। जी, इन्होंने एक और अच्छी बात बताई है सर कि वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो बढ़ ही रही है लेकिन वेडिंग सीजन एक तो इस बार बड़ा हो रहा है और दूसरा कि समर क्रॉप भी सपोर्ट करेगी इंडियन ग्रोथ को। सर ये जो वेडिंग सीज़न है सर, मेरी कल ही एक बात हो रही थी तो बताते हैं कि आजकल लोग शादियों पे अति का खर्च करने लगे हैं। मतलब जो आज प्री कोविड पर जो खर्च करते थे उसका 3 to 4 टाइम खर्च करने लगे हैं शादियों पर, और प्री वेडिंग शूट्स और डेस्टिनेशन वेडिंग ये एक बड़ा ट्रेंड पकड़ रहा है। नॉर्दर्न इंडिया की तो मैं कम से कम बता सकता हूँ सर। सर इनका बेनिफिट किस पॉकेट में जा रहा है? ये होटल इंडस्ट्री को जा रहा है, ये कोई और पर्टिकुलर पॉकेट है जिसको जा रहा है? और ये इतना पैसा आ रहा है तो फिर फाइनली ये पैसा आ कहाँ से रहा है? सर देखो, मुझे लगता है कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा खर्चा हो रहा है, जहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा मोमेंटम पैसा इन्फ्लो नहीं हो रहा है। बट ओवरऑल मुझे लगता है ऑटो सेक्टर में आना चाहिए, बिकॉज आजकल शादियों में मतलब गिफ्टिंग ऑफ नो कार्स एंड दिस ऑल वेरी हाई चल रहा है मुझे लगता है। और सेकंड चीज आपने जो राइटली बताया, होटल्स पे लोगों को ये बड़े बड़े शादियां जो बड़े बड़े होटल्स में हो, 5 स्टार होटल्स में करने की बहुत शौक हो चुका है कोविड के बाद। तो होटल एज ए सेक्टर वहां पे भी हाई प्रीमियम चल रहे हैं। आप देखो जयपुर में, जोधपुर में मुझे लगता है कि रूम्स ही नहीं मिल रहे बिकॉज ऑफ द शादियों की सीजन। तो मुझे लगता है दैट इज द मेजर बेनिफिट। मुझे लगता है सेकंड बेनिफिट वुड बी ऑटो सेक्टर। बिल्कुल, तो ऑटो सेक्टर पे बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन आजकल बाइक पर तो नहीं मिल रहा है सर। तो ऑटो सेक्टर में सर कहाँ पर, मारुति को मिलना चाहिए या कोई और हायर क्लास गाड़ियों पर आजकल मिलना चाहिए? आई एम फोकसिंग मोर ऑन टाटा मोटर्स। जिस तरीके से टाटा मोटर्स लास्ट 1 वीक में रिकवर कर दिया है, तो मुझे लगता है 825 850 तक आ जाना चाहिए एटलीस्ट इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके सर, अपार्ट फ्रॉम टाटा मोटर्स आपकी रडार पर कोई स्टॉक्स हैं क्या? For recommending, I have 3 stocks again. Tata Power is the second stock, थोड़ा कंजर्वेटिवली बेटा अच्छा लग रहा है। रिसेंटली 400 का क्रॉस करके नीचे भी जा चुका था, तो मुझे लगता है 405 407 के लिए अच्छा टेक्निकल लेवल है। डाउनसाइड इज वेरी लिमिटेड और टारगेट कैन बी 420 और 440। जी सर, दूसरा काउंटर? टाटा पावर तुमने बता दिया। टाटा मोटर भी है, मुझे लगता है कि यहाँ से 780 और 800 के आसपास जाना चाहिए। टाटा मोटर शुड बी सेकंड स्टॉक। जिस तरीके से डाउनसाइड में एक अच्छा रैली मिला हुआ है, मुझे सपोर्ट अच्छा मिला हुआ है। 770 का अगर आज क्लोजिंग मिल जाता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक 800 और 825 के आसपास जाना चाहिए। थर्ड स्टॉक वुड बी HSCL। मुझे लगता है कि स्टॉक 583 के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, 555 के आसपास, और टारगेट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 620 एंड 650 लेवल्स।
ठीक है, तो प्रशांत सर की 3 कॉल, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, इस पर काफ़ी सवाल भी मिलते हैं हमें, और टाटा मोटर्स, टाटा पावर, आज तीनों ही काउंटर सर के ऐसे हैं जो कि काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल को आंसर कर देंगे। टाटा मोटर्स जहां पर कि सर को लगता है कि 800-825 के 2 टारगेट्स रखने चाहिए, 720 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, यहां पर खरीदारी कर चलना है। दूसरा काउंटर टाटा पावर, यहाँ पर आज मोमेंटम भी देखने के लिए मिल रहा है, उसके पीछे ये रीज़न भी है कि कुछ गवर्नमेंट का जो इंफ्रा और पावर पर जो फोकस आ रहा है, उसमें कुछ प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की है, उस पर विस्तार से बात करेंगे। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल 582 पर चल रहा है, 620-650 के 2 टारगेट्स, 555 का स्टॉप लॉस। प्रशांत सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, एंड विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर सर इन एडवांस। आपका जो नया साल है वो और बेहतर हो। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। हैप्पी न्यू ईयर।